चेतना या कॉन्शसनेस क्या है? ये पूरी सृष्टि तीन ही चीजों से बनी है, स्पेस, मैटर और टाइम। तीनों में कॉमन ये है कि ये तीनों अनकॉन्शियस यानी चेतना विहीन तत्व हैं। हम भी स्पेस, मैटर और टाइम का हिस्सा हैं, लेकिन हम में चेतना यानी कॉन्शसनेस है। इसलिए हम इस सृष्टि के चेतनाशील तत्व हैं। धरती, चांद, सितारे, धूमकेतु, आकाशगंगाएं और हमारे ज्ञात यूनिवर्स में मौजूद जितने भी तत्व हैं, सभी हमारे जैसे ही गतिशील हैं, लेकिन उनमें चेतना नहीं है। इसलिए ये सभी सृष्टि के जड़ तत्व हैं। ये हमारा सूरज है, गतिशील है, ये भी पैदा हुआ। इस समय ये अपनी जवानी की दहलीज पर है और एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। इसी सूरज का चक्कर लगाने वाली हमारी गतिशील मगर जड़ पृथ्वी पर विचरने वाला ये एक मामूली जीव है। सूरज की तरह ही ये जीव भी गतिशील है, ये भी कभी पैदा हुआ और इसकी भी मृत्यु निश्चित है। दोनों में फर्क सिर्फ चेतना का है। इस मामूली चींटी में चेतना है और ये विशाल सूरज चेतना विहीन है। अब सवाल ये है कि चेतना है क्या? वो क्या चीज है जिसे हम चेतना कहते हैं? चेतना आती कहाँ से है? चेतना या कॉन्शसनेस ही जीवन या जीवित होने का आधार है। जिसमें ये नहीं वो जड़ है, जिसमें ये है वो चेतन है। जीवन की जितनी भी इकाई इस सृष्टि में मौजूद है, उसमें यही कॉन्शसनेस यानी चेतना होती है। मगर ये चेतना या कॉन्शसनेस है क्या? आइए पहले इसको समझते हैं। विज्ञान कहता है कि अनकॉन्शसनेस से कॉन्शसनेस बना, यानी जड़ से चेतन का विकास हुआ। इसे समझने के लिए समय में बहुत पीछे जाना होगा। करीब 3 अरब 80 करोड़ साल पहले समुद्र की गहराइयों में वो अभिक्रिया शुरू हुई जिसमें बड़ी मात्रा में अमोनो एसिड नामक द्रव्य बना। करोड़ों वर्षों के बाद इसी द्रव्य से बना प्रोटीन, प्रोटीन से बना डीएनए मॉलिक्यूल। इस पूरी प्रक्रिया में अरबों साल लगे। करीब 3 अरब साल पहले तक धरती पर कोई भी चेतनायुक्त जीव नहीं था। डीएनए मॉलिक्यूल से बने शुरुआती माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेतनाशीलता का पहला स्टेप कहा जा सकता है। जीवन के इस आरंभिक स्टेप से आगे बढ़ते हुए बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर की शुरुआत होने में 1 अरब सालों का लंबा वक्त लगा। अब जो जीव हमारे सामने है, ये कॉन्शसनेस की उस अवस्था में है जहां उसे केवल ऊर्जा हासिल कर अपनी संख्या बढ़ानी है। इसमें कॉन्शसनेस के गुण की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये उतना एडवांस नहीं हुआ कि इसे हम जीव कह सकें। फिर भी इसे हम जीवन की नर्सरी कह सकते हैं। करोड़ों वर्षों के बाद इसी नर्सरी से वो शुरुआती लाइफ स्ट्रक्चर विकसित होने शुरू हुए जिनका जीवन, भोजन, सुरक्षा और प्रजनन पर आधारित था। चेतना की इन शुरुआती इकाइयों को हम जीवन की वास्तविक शुरुआत कह सकते हैं। इन्हीं से विकसित होकर करोड़ों वर्षों के बाद अमीबा जैसे जीव अस्तित्व में आए जिनमें चेतना के गुण थे। ये विकास प्रक्रिया की अद्भुत खोज थी, क्योंकि अब इस वीरान और चेतना विहीन धरती को एक नया साथी मिल चुका था, जो धरती के कठोर वातावरण के साथ अपने अस्तित्व को बनाए और बचाए रखने का संघर्ष कर रहा था। हालांकि पृथ्वी के आगे इस आरंभिक चेतना की कोई औकात नहीं थी, फिर भी धरती के गर्भ में चेतना का प्रथम शुक्राणु पनप चुका था। ये कैसे संभव हुआ? इसके लिए लेबोरेटरी में हमने अमोनो एसिड बनाकर देख लिया है कि रासायनिक परीक्षणों से उस तत्व को बनाया जा सकता है जो जीवन की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी तत्व होता है। 3 अरब 80 करोड़ साल पहले धरती पर घटने वाली अमोनो एसिड वाली परिघटना करोड़ों वर्षों के विकास क्रम के बाद अमीबा वाले युग तक पहुंची। इस समय तक धरती पर जीवन की असंख्य अलग अलग इकाइयां विकसित हो चुकी थीं। अमीबा वाले इस युग में धरती पर जीवन की जो बेसिक डाइवर्सिटी मौजूद थी, इन्हीं के वंशज 1 अरब वर्षों के लंबे अंतराल के बाद समुद्री जीवों की अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुए। फिर इन समुद्री जीवों, मछलियों के वंशज आगे चलकर विकासवाद की अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए डायनासोर युग तक पहुंचने में कामयाब हुए। करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती ने एक धूमकेतु की वजह से भयंकर विनाश लीला का सामना किया, जिसमें 80 करोड़ सालों तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर समेत सभी बड़े जीव मारे गए। डायनासोर काल के बाद धरती पर जीवन की जो विविधता कायम थी, आज की धरती पर उन्हीं के वंशज राज कर रहे हैं। आज पृथ्वी पर जीवन की जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं,
उसकी जड़ें 3.5 अरब साल पुरानी हैं। चेतना के 3 अरब 80 करोड़ साल पुराने विकास के बाद आखिर में पिछले कुछ लाख साल पहले ही होमो सेपियंस नामक जीव का उदय हुआ, जो जीवन के वटवृक्ष की किसी प्राचीन शाखा से ही विकसित हुआ था। आगे चलकर यही प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए या बचाए रखने के संघर्ष में दूसरे जीवों से बहुत आगे निकल गया। फिर भी वो एक पशु से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि दूसरे किसी भी जीव की तरह इस जानवर की चेतना भी भोजन, सुरक्षा और प्रजनन तक सीमित थी। जीने के लिए मनुष्य को भोजन की जरूरत थी। अपने अस्तित्व को प्रकृति की कठोरता से बचाए रखने के लिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी था और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रजनन की जरूरत थी। विकासवाद की दौड़ में इंसान जितना सीखता गया, उसकी चेतना दूसरे जीवों के कॉन्शसनेस के मुकाबले एडवांस होती चली गई। कॉन्शसनेस की श्रेणी में इंसान ही वो जीव है जो आज सबसे ऊपर है। इंसान सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, ख्वाब देख सकता है और ये सवाल कर सकता है कि मैं कौन हूँ। मनुष्य के कॉन्शसनेस का ये स्तर उसके लंबे विकासवाद की देन है। अब हम अगर चेतना को जीवन की शर्त मान लेते हैं, तब इस मामले में इंसान और चींटी दोनों एक जैसे हैं। दोनों को भोजन की जरूरत पड़ती है, दोनों खुद को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद करते हैं और दोनों प्रजनन करते हैं। दोनों पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। चेतना के पैमाने पर दोनों में कोई फर्क नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, आखिर वो क्या है जिसे हम मैं कहते हैं। यही वो सवाल है जो हमें किसी आत्मा को मानने पर मजबूर करता है। इसे समझने के लिए हमें अपने अब तक के विकासवाद के इतिहास को फिर से समझना होगा। जीवन के अरबों वर्षों के विकास क्रम में पिछले 50,000 वर्षों का इतिहास ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दौर साबित हुआ है, जिसमें हमने संवाद सीखा और सामाजिकता की ओर आगे बढ़ते चले गए। हमारे व्यक्तित्व के लिए या जो कुछ भी हम आज हैं, उसके लिए हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा एनवायरनमेंट और हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है। आप अपने अंदर के मैं को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि आप आज के ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, दर्शन की समझ के साथ जी रहे हैं। यदि इस समझ को थोड़ी देर के लिए आपसे छीन लिया जाए, तो आप में और उस जानवर में कोई विशेष अंतर नहीं बचेगा जिसकी समझ भोजन, सुरक्षा और प्रजनन तक सीमित है। इस समय हम कॉन्शसनेस की उस अवस्था में हैं जिसे हमने अपने विकास क्रम के द्वारा पिछले हजारों वर्षों के दौरान हासिल किया है, जो विचार, संस्कार, दर्शन और जिज्ञासाओं पर आधारित है। इन्हीं सब की वजह से हम सोच पाते हैं और हमारे इस मैं का स्रोत भी यहीं से निकलता है। आपने उन बच्चों की कहानियां पढ़ी होंगी जो किसी दुर्घटनावश जंगल में जानवरों के बीच पलने को मजबूर हुए थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो वे समाज का हिस्सा कभी नहीं बन पाए। उन्हें जिंदगी भर पिंजरे में कैद रखना पड़ा, क्योंकि उन्हें जो वातावरण, परिवार, समाज और व्यवस्था मिली, वो उसमें वैसे ही ढल गए और जानवरों के साथ जानवर हो गए। हमारा मैं यानी हमारा कॉन्शसनेस एक 12 साल के बच्चे के कॉन्शसनेस से ऊंचे दर्जे का है। एक 12 साल के बच्चे का मैं यानी उसका कॉन्शसनेस एक बंदर के कॉन्शसनेस से कहीं बेहतर है। बंदर का कॉन्शसनेस यानी उसका मैं चींटी के कॉन्शसनेस से ऊपर है, तो चींटी का कॉन्शसनेस अमीबा के कॉन्शसनेस से श्रेष्ठ है। कॉन्शसनेस की ये सभी अवस्थाएं जीवन के विकास क्रम की ही देन है, जो अरबों वर्षों के दौरान इवॉल्व हुई हैं। इसलिए हमारे अंदर का मैं भी हमारे एवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। इसे समझ गए तो आत्मा, परमात्मा की हमारी सभी पुरातन अवधारणाएं पल भर में समाप्त हो जाएंगी और हम एक स्वस्थ मनुष्य बन जाएंगे। धर्म, मजहब का संक्रमण जब तक इंसानी दिमागों में घुसा रहेगा, हम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ विचारों से ही स्वस्थ इंसान बनता है और स्वस्थ इंसानों से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो सकता है। आत्मा, रूह की कल्पनाएं हमारी अज्ञानता की उपज थी और इसी अज्ञानता की बुनियाद पर हमने धर्म रूपी जहालत के बड़े बड़े हवाई किले खड़े कर दिए, जिसकी दीवारों के भीतर मानवता को तबाह करने के भयंकर षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। विज्ञान और मानवतावादी विचारों के प्रहार से ही पाखंडों का ये किला ध्वस्त होगा और इसकी मजबूत दिखाई देने वाली दीवारें पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगी। तब घृणा,
हिंसा और शोषण की मानसिकता भी समाप्त हो जाएगी और तब ही मानवता के उस नवीन युग की शुरुआत हो पाएगी जो सत्य, प्रेम और परिवर्तन पर आधारित होगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।